दोस्तों, मैं सविता, मैं फिर आई हूँ अपनी आप बीती लेकर। मेरी जिंदगी में अब तक कई पुरुष आ चुके थे और अब मेरी प्यास कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी। मुझे अब चस्का लग चुका था। मैं अब विकास के साथ खुलकर खेलती थी और उन्हें भी मेरे इस परिवर्तन से बहुत खुशी होती थी। मेरे पति विकास एक एमएनसी में जॉब करते हैं और अक्सर उनके पास हमारे लिए समय नहीं होता है। हम जमींदारों के खानदान से संबंध रखते हैं और हमारी गांव में काफी जमीन है और हमारा पुश्तैनी मकान भी है। गांव के लोग विकास को मालिक और मुझे मालकिन कहते हैं, लेकिन गांव में कोई रहता नहीं है, इसलिए मकान गांव के ही एक लड़के के हवाले रहता है जिसका नाम राजू है। वह वहां का केयरटेकर है और वहां की गौशाला में अपना तबेला भी चलाता है। राजू विकास को भैया और मुझे भौजाई कहता है। वह एक 28 साल का हट्टा कट्टा नौजवान है और वो अकेले ही तबेले और हवेली को संभालता है। एक बार जमीन के सिलसिले में मेरा और मेरे पति का गांव जाना हुआ। गांव पहुंचकर मैं और मेरे पति उसी पुश्तैनी मकान में रुकने वाले थे। हमारे आने की खबर पाकर राजू ने पहले ही हवेली की साफ सफाई करवा दी थी और हमारे रुकने की अच्छी व्यवस्था की थी। खैर, आते आते शाम हो गई थी, इसलिए रात का खाना पीना करके हम दोनों हवेली में ही सो गए। राजू हवेली के पीछे बने गौशाला के पास सोता था, इसलिए वह भी वहीं सो गया। कमरे में बहुत गर्मी थी, इसलिए मुझे बड़ी मुश्किलों से नींद आई। अगली सुबह हमें अपने खेतों का मुआयना करने जाना था। मेरे पति अपनी कुछ जमीन बेचना चाहते थे, इसलिए पहले हमारा मुआयना करना जरूरी था। राजू के साथ हम दोनों खेतों की तरफ गए और जाकर अपनी जमीन का मुआयना किया। लेखपाल की मौजूदगी में सारी नपाई की गई और फिर खरीदार पार्टी से फोन पर बात हुई। उन्होंने 4 दिन बाद आने की बात कही। क्योंकि हम गांव एक हफ्ते के लिए आए थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं थी। इसी तरह हमारा दिन निकल गया और फिर रात आई। क्योंकि हम दोनों ही पूरी हवेली में अकेले थे, इसलिए आज मेरा दिल कुछ मस्ती करने का कर रहा था। मैंने आज अपने पति से कहा, क्यों ना आज हम आंगन में सोए, क्योंकि कल रात गर्मी बहुत ज्यादा थी। मेरे पति ने राजू को आवाज दी। राजू आया और पूछा, क्या हुआ भैया, आपने मुझे इस वक्त बुलाया? विकास ने कहा, राजू, आज तुम्हारी भाभी को बहुत गर्मी लग रही है, तुम हमारा बिस्तर यही जमीन पर लगा दो, कुछ राहत मिलेगी। राजू ने मुस्कुराकर मुझे देखा और कहा, अब भौजाई को गर्मी लग रही है तो गर्मी का इलाज तो करना पड़ेगा ना। उसने मुझे देखकर मुस्कान दी और फिर आंख मारी। मैं कुछ न बोली और शर्माकर नजर नीची कर ली। राजू हमारे कमरे में गया और फिर हमारे गद्दे निकालकर आंगन में जमीन पर लगा दिए और हमारा बिस्तर तैयार कर दिया। उसके बाद राजू चला गया। मैं विकास के साथ लेटी थी और हम सोने की तैयारी कर रहे थे। आज मेरा मन खेलने का कर रहा था, लेकिन विकास को कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें उत्तेजित करने का फैसला किया। मैंने अपनी साड़ी उतार दी और पेटीकोट ब्लाउज में आ गई। फिर मैंने धीरे धीरे विकास के सीने को सहलाना शुरू किया। विकास मेरे इरादे समझ गए और बोले, डार्लिंग, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, प्लीज हम कल करें। मैं नाराज होकर बोली, आपका रोज का यही हाल है, एक तो घर पर नहीं रहते हो, ऊपर से तुम्हारी थकावट। अगर मुझसे प्यार नहीं था तो शादी ही क्यों की? विकास मेरी बात सुनकर हंस पड़े और कहा, अच्छा बाबा, सॉरी, मेरी गलती है कि हम अपनी बीवी को खुश नहीं रख पाते हैं। ये कहकर उन्होंने श्रृंगार उतारना शुरू कर दिया। मैं भी इस काम में उनका बखूबी साथ दे रही थी। कुछ देर के सिलसिले के बाद मैंने थैली खोल नागपुरी रसीले संतरे विकास के हवाले कर दिए और विकास मजे लेने लगे। जी भर के ऑरेंज जूस पीने के बाद उन्होंने अपना पजामा हटा दिया और खड़ा गन्ना हवा में लहराने लगा। मैंने उनके गन्ना चूसना शुरू कर दिया। क्योंकि हमारे बीच अक्सर ऐसा होता रहता था, इसलिए मेरे लिए उनका कोई विशेष नहीं था। कुछ देर तक उसे गीला करने के बाद मैंने अपनी घोंसले से पर्दा हटाकर खुला कर दिया। विकास ने अपना मिट्ठू मिट्ठू तोता घोंसले में छोड़ दिया और वो वहां उछल कूद करने लगा, खेलने लगा। मेरी आंखें इस एहसास से बंद हो गई और मैं धीरे धीरे आनंद के सागर में गोते लगाने लगी। विकास, खेलो और जोर से खेलो, इस तरह के वाक्य मेरे मुंह से निकलने लगे। इस दौरान मैं एक बार मेरी सुराही से पानी बह निकला था, लेकिन विकास ने ये सब जारी रखा। काफी देर बाद विकास भी बरसने की कगार पे आ गए और मेरी सुराही में ही पानी भर दिया। जब गर्म पानी मेरी सुराही में भर गया तो मैंने आंख खोली तो छत पर कोई दिखा। तब काठी से वह राजू लग रहा था। मैं उसे गौर से देखने का प्रयास करने लगी, लेकिन हल्की चांदनी की वजह से मुझे उसका चेहरा साफ नहीं दिखा। लेकिन कदकाठी से मैं ये समझ चुकी थी कि वह राजू ही है। मेरे दिल में शरारत सूझी।
इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और पतिदेव को ऊपर ले लिया। उनको भनक भी नहीं लगी कि कोई हमें इस हालत में देख रहा है। जैसे ही राजू को आभास हुआ कि मैं उसे देख चुकी हूँ, वह दबे पांव वहां से निकल गया और अपनी खाट पर लेट गया। मेरा मन संतुष्ट तो नहीं हुआ था, लेकिन मैंने अब विकास को जगाना उचित नहीं समझा और फिर उसी के साथ उसी अवस्था में सो गई। अगली सुबह हम दोनों मियाँ बीबी ऐसे ही सो रहे थे। सुबह के 7 बजे थे। सूरज निकल रहा था और उसकी रोशनी हमारे आंगन में आने लगी थी। इतने में ही हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई तो हमारी आंख खुली। मैंने झट से अपने कपड़े उठाए और पास बने कमरे में चली गई। विकास ने भी खुद को ठीक किया और जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने राजू खड़ा था। राजू के हाथ में एक जग था, वह हमारे लिए दूध लाया था। राजू ने अंदर झांका तो मैं उसे नहीं दिखी। कल रात में मेरी कुटाई देखकर जरूर उसका दिल नहीं भरा था। राजू दूध देकर चला गया और फिर हम दोनों अपने कामकाज में लग गए। फिर हम दोनों कुछ देर के लिए खेतों की तरफ गए। वहां विकास के पास उसकी कंपनी का कॉल आया था कि उसे दिल्ली आना होगा, क्योंकि अप्रेजल होने वाला था और उसके प्रमोशन के पूरे आसार थे। विकास ने मुझे बुझे मन से बताया कि उसे कल दिल्ली के लिए निकलना होगा। हमारी जमीन की डील 2 दिन बाद होने वाली थी, इसलिए विकास ने मुझे गांव में ही रुकने को कहा। मैंने हामी भर दी और घर वापस आ गए। रात को हम दोनों फिर से आंगन में लेटे। मुझे पता था कि आज भी राजू हम दोनों को देखेगा, लेकिन मुझे तो मजा आ रहा था, इसलिए मैंने आज रात फिर से पतिदेव को गर्म करने का फैसला किया। क्योंकि कल उन्हें जाना था, इसलिए वे भी आज पूरे दिल से ओखली में मूसल डाल के कुटाई करना चाहते थे। मैंने उनको रोका और कहा 10 बज जाएं तब करिएगा, क्योंकि तब तक गांव के लोग सो जाते हैं। उनको मेरी बात ठीक लगी और रात 10 बजे के करीब हमारी क्रिया शुरू हुई। छत पर कुछ आहट सुनाई दी तो मैं समझ गई कि अब राजू छत पर आ गया है। आज रात मैं राजू को पूरी तरह से अपना रंग दिखाना चाहती थी। मैंने सारे कवर्स हटा दिए और पूरी खुली किताब हो गई। सब कुछ चांदनी रात में चांदी की तरह चमक रहा था। मैंने गन्ना चूसना शुरू किया। मैं जोर जोर से कर रही थी और आवाजें निकाल रही थी। आज मेरी आवाज कुछ तेज थी ताकि ऊपर बैठा राजू भी अच्छे से सुन सके। मैंने विकास नीचे गया और मैं ऊपर आकर 6 से 9 में आ गई। मैं गन्ना चूस रही थी और विकास भी अच्छे से रसमलाई चाटने में लगे थे। इसके बाद मैं फनफनाते काले नाग को गुफा का दरवाजा दिखाया और एक झटके में सरसराता हुआ अंदर चला गया। मेरे मुंह से तेजी से आवाजें निकल रही थीं और मैं जोर जोर से धक्के लगा रही थी। इस तरह 10 मिनट हुए थे और नागराज जहर उगलने वाले थे, इसलिए मैंने नागराज को बाहर निकाल दिया और उससे खेलने लगी। तभी उसका जहर का फवारा मेरे मुंह में ही छूटा और वे हौंफने लगे। इस दौरान मैंने चोर नजरों से छत पर बैठे राजू को देखा। वह चारदीवारी की आड़ में छुपा हमें देख रहा था। उसके बाद 2 बार और ऐसा ही दौर चला। इसके बाद हम दोनों सो गए। अगले दिन सुबह हम दोनों उठे और मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता करके विकास जाने की तैयारी करने लगे। राजू उनके साथ उन्हें स्टेशन पर छोड़ने जाने वाला था। उन दोनों को विदा करके मैं लेट गई और मेरी आंख लग गई। उठी तो अब तक सुबह के 11 बजे थे। राजू विकास को छोड़कर वापस लौट आया था और गौशाला के पास बैठा था। मुझे शरारत सूझी। मैं राजू को छेड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। मैंने अपनी साड़ी और ब्लाउज हटा दिया और सिर्फ पेटीकोट से संतरे ढक लिए, जैसे अक्सर गांव की महिलाएं नहाते वक्त कर लेती हैं। मैं अपनी इस हरकत से मन ही मन बहुत गर्म हो रही थी। मैं वैसे ही राजू के पास पहुंची तो वह मुझे देखकर हैरान रह गया। राजू ने मुझे देखा तो ऊपर से नीचे तक निहारता रहा, फिर खा जाने वाले अंदाज में बोला, क्या भौजी, आज खेतों में जाकर नहाने का इरादा है क्या? कहो तो ट्यूबवेल चला दें। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और कहा, अरे नहीं रे, खेतों में नहीं, यहीं घर पर नहाऊंगी। जब मैं नहाने बैठी तो देखा कि साबुन खत्म हो गया है। तुम मेरे लिए नहाने वाला साबुन ला दो। ये कहकर मैंने राजू के हाथ में 100 का नोट रखा। राजू ने मुस्कुरा कर कहा, वैसे आप जैसी गोरी गोरी भौजाई को साबुन में मजा नहीं आएगा। आप कहो तो गाय का कच्चा दूध भिजवा दो, उसी में नहा लीजिए आप और निखर जाओगी। मैंने कुछ नहीं कहा और राजू की बात को टाल दिया। फिर राजू किराने की दुकान से साबुन लाया और बाकी बचे पैसे मुझे लौटाने लगा तो मैंने मना कर दिया। मैंने बाकी के 80 रुपए उसकी जेब में डाल दिए और फिर मटकते हुए अंदर की तरफ चल दी। पीछे से राजू भी आ गया। मैंने कहा, क्या हुआ राजू, कोई काम है क्या? राजू ने कहा, भौजाई, आज आंगन में झाड़ू नहीं लगी है, सोच रहा हूं कि लगा दूं।
मैंने कहा ठीक है, लगा दो, तब तक हम नहा कर आते हैं। मैंने अपने कपड़े आंगन में ही पड़ी खाट पर रख दिए थे। स्नानागार आंगन में ही बना था, इसलिए मैंने पानी भरा और फिर नहाने के लिए अंदर चली गई। स्नानघर का दरवाज़ा लकड़ी का था और उसकी दरारें ऐसी थी कि बाहर का नज़ारा तो साफ दिखता था, लेकिन बाहर का कोई भी अंदर नहीं देख सकता था। मैं नहाने लगी और फिर राजू आंगन की सफाई करने लगा। कुछ देर में सफाई हो गई और राजू जाकर खाट पर बैठ गया जहां मेरे कपड़े रखे थे। राजू ने मेरे कपड़ों का मुआयना शुरू किया और एक एक करके कपड़ों को देखने लगा। फिर हाथ में लेकर उसने उसे सूंघना शुरू किया। मैं दरवाजे की दरारों से ये नज़ारा देखकर मन ही मन हंसे जा रही थी। कुछ देर तक ऐसे ही खेलने के बाद उसने कपड़े रख दिए और फिर खाट पर लेट गया। मैं वैसे ही भीगी हुई गुस्लखाने से निकली और जाकर राजू के सामने आ गई। मेरा पेटीकोट से अमृत कुंभ बाहर को झांक रहे थे। मैंने कहा, राजू उठो, यहाँ मेरे कपड़े रखे हुए हैं। राजू ने कहा, भौजाई आप ऐसे ही अच्छी लग रही हो, कपड़े पहनकर खूबसूरती मत बिगड़ो। मैंने राजू के गाल पर एक चपक लगाए और कहा, धत बदमाश, तेरे भैया को पता चला तो देख लेना। राजू, भैया को बताएगा कौन? मैं तो नहीं बताने वाला, और अच्छी भौजाएं अपने देवर की शरारतें पति को नहीं बताती, ये उन दोनों के बीच की बात होती है, क्योंकि भौजी पे आधा हक तो देवर का भी होता है ना। मैंने कहा, तुझसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। ये कहकर मैंने अपने कपड़े उठाए और अंदर जाकर पहनने लगी। शाम को क्योंकि मैं घर पर अकेली थी, इसलिए आज मैं आंगन में अकेली ही थी। खाना पीना करने के बाद मैं सोने की तैयारी में थी। रात को 10 बजे थे और मैं सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज पहनकर लेटी हुई थी। मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी और दिल भी नहीं लग रहा था। रात के 12 बजे मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी जो हवेली के पीछे से आ रही थी। चांदनी रात थी, इसलिए मैंने कोई टॉर्च नहीं ली और चुपके से निकलकर गौशाला के पास आ गई। अंदर से किसी लड़की की आहें भरने की आवाज़ आ रही थी। बीच बीच में राजू के गाली गलौज करने की आवाज़ें भी आ रही थी। मैं कान लगाकर सुनने लगी। अंदर रेलमपेल चल रही थी। मैं गौशाला की दीवार के ओट में खड़ी होकर ये सब देख रही थी। नीचे जमीन पर तरपाल बिछी थी और उसी पर राजू एक लड़की के साथ खेल रहा था। उसके गले में मंगलसूत्र पड़ा था, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि यह कोई शादीशुदा औरत है। राजू बहुत जोर से उसकी ले रहा था और लड़की खूब मज़े से सीतकार भर रही थी। थोड़ी देर बाद राजू के झड़ने का समय आया तो उसने भीतर ही अपना बीज छोड़ दिया। दोनों हौंफ रहे थे और फिर राजू पेशाब करने के लिए उठा। मैं जरा किनारे होकर छिप गई और राजू मेरे पास से गुजरकर निकल गया। राजू के जाने के बाद मैंने फिर से गौशाला में देखा। वह औरत पड़ी हाँफ रही थी और खुद को साफ कर रही थी। मेरा ध्यान उसी पर था कि अचानक किसी ने पीछे से मेरा मुंह बंद कर दिया और फिर कमर में हाथ डालकर मुझे अपने काबू में कर लिया। मैं सहम गई और मारे डर के मेरी घिघी बंद गई। वह मुझे उठाकर गौशाला से दूर दीवार के पास ले गया। उसने मेरा मुंह दीवार की तरफ कर दिया और मेरे पीछे खड़ा हो गया। इस दौरान उसने मुझे अच्छे से जकड़ रखा था और मैं चाहकर भी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। तभी मेरे कानों में धीरे से आवाज आई, यहाँ क्या कर रही हो भौजी? ये राजू था और वो इस वक्त सिर्फ एक तौलिया लपेटे हुए था। उसकी आवाज़ सुनकर मैं ज़रा शांत हुई और धीरे से कहा, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सोचा कि देखूं तुम क्या कर रहे हो। बस इसीलिए आई थी। राजू ने कहा, हम सीमा भौजी की प्यास बुझाने में व्यस्त थे, कोई काम है क्या आपको हमसे? उसने अब मेरे मुंह पर से हाथ हटा लिया और मेरी गर्दन पर फिराने लगा। उसका बायां हाथ मेरी कमर को जकड़े हुए था और मेरा मटका उसके मूसल पर टकरा रहा था। मैंने कहा, काम कुछ नहीं है, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी इसलिए रुक गई। राजू ने मुस्कुराकर कहा, और आप प्रोग्राम देखने के लिए रुक गई? ये कहकर उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसकी गर्म सांसें मेरे कान से टकरा रही थी। मैंने कहा, ये लड़की कौन है? राजू बोला, ये दीनू काका की बहू है, पति कमाने के लिए शहर गया है, इसलिए इसका ख्याल मुझे रखना पड़ता है। ये कहकर उसने सहलाना शुरू कर दिया। राजू की बात में एक कामुक भावना थी। मैंने पूछा, ये रोज तुम्हारे साथ सोने आती है? राजू ने कहा, नहीं, हफ्ते में 1-2 बार गर्मी निकालता हूँ बस। अब राजू और चिपक गया और मुझसे पूछा, कैसा लगा आपको मेरा प्रदर्शन? मैं भला क्या कहती? मैंने कहा, वो मैं कुछ देख नहीं पाए इसलिए मुझे नहीं पता। राजू ने अब अपना हाथ नागपुरी संतरों पर फिराना शुरू किया और कहा, कहो तो दिखा दूं। मैंने कहा, कैसे? सीमा मान जाएगी। राजू ने कहा, टेंशन मत लो भौजाई, हम है ना, बस एक छोटी सी शर्त है मेरी। मैंने पूछा, क्या शर्त है तुम्हारी?
राजू ने कहा आपने कपड़े बहुत पहन रखे हैं, इनको कम करना पड़ेगा। मैं बोली मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। राजू बोला अरे तुम इतना सब देखोगी तो मुझे भी तो कुछ देखने को मिलना चाहिए ना, ये ऊपर का सब हटाओ और चलो मेरे साथ। मैं कुछ न बोल सकी और दीवार की तरफ मुंह करके चुपचाप खड़ी रही। राजू ने मुझे अपनी ओर घुमाया और फिर मुझसे पूछा क्या कहती हो भौजी, मंजूर है। मैंने कोई जवाब न दिया तो राजू ने खुद ही खींच गड़ी जा रही थी। अब राजू ने एक एक करके हुक खोलने लगा। कुछ ही देर में ऊपर का भी जमीन पर पड़ा था और मैं 2 छोटे पर्दे में उसके सामने खड़ी थी। राजू ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा बिल्कुल हीरोइन लगती हो भौजी तुम तो। पता नहीं भैया तुमको छोड़कर कैसे रह लेते हैं। उसने कमर में हाथ डाल दिया और फिर मुझे अपने साथ गौशाला के बाहर ले आया। राजू ने कहा भौजी जब मैं सीटी बजाऊं तो अंदर आ जाना। मैं हाँ कहा और फिर राजू अंदर सीमा के पास चला गया। सीमा के सामने आते ही उसने अपनी तौलिया उतार दिया। उसका सांवला कसरती बदन किसी को रिझाने के लिए पर्याप्त था। उसने सीमा की आंखों पर उसी की साड़ी से पट्टी बांध दी और फिर उसके मुंह में मूसल डाल दिया। फिर सीटी बजाई तो मैं धीरे से आकार पास ही बैठ गई। अब मैं एक एक नज़ारे को बड़े ध्यान से देख रही थी। सीमा राजू के काले नाक को बड़े प्यार से चूस रही थी जैसे सालों बाद उसे चूस रही हो। राजू भी अब मुझे दिखा दिखाकर मजे रहा था। सीमा की आंखें बंद थी इसलिए उसे मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं था। इस तरह कुछ देर तक चुसवाने के बाद राजू ने सीमा को आगे की ओर झुका दिया और उसके पीछे से जन्नत के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। सीमा के मुंह से सीटकार की आवाजें आ रही थी। कुछ देर बाद राजू ने नागराज को जन्नत की गुफा में प्रवेश करा दिया। राजू बीच बीच में मटके पर चाटे लगाते जा रहा था और साथ ही गंदी गंदी गालियां भी दे रहा था। मैं तो ये सोचकर ही डर गई कि जब ये सांड तरबूज फाड़ने पर आएगा तब क्या होगा। इसी तरह वो मुझे दिखा दिखाकर सीमा को नचाता रहा। ये क्रम बहुत देर तक चला और फिर राजू के बरसने का समय आया तो उसने सीमा के मुंह में गन्ना दे दिया और गन्ना रस उंधेल दिया। अब उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। इस दौरान सीमा भी 2 दफा बरस पड़ी थी। अब मैंने जाने में ही अपनी भलाई समझी। मैं चुपके से निकल गई और बाहर पड़े अपने कपड़े उठाकर अपने बिस्तर पर आ गई। लाइव प्रोग्राम देखकर अब तक मेरी सांसें तेज हो गई थी और मैं भी काफ़ी गर्म थी इसलिए मैं गुस्लखाने में गई और जाकर खुद को शांत किया। तब मुझे कुछ शांति मिली। सीमा की घमासान पिसाई देखकर अब मेरे दिल में भी राजू से कुटवाने की लालसा बढ़ गई थी। अगली सुबह मैं फिर से पेटीकोट में ही राजू के पास गई। राजू ने मुझे देखा और कहा क्या हुआ भौजाई, आज फिर साबुन खत्म हो गया क्या? मैंने कहा नहीं, शैम्पू खत्म हुआ है, मेरे लिए शैम्पू ला दो। राजू ने पैसे लिए और जाकर शैम्पू ले आया। मैंने शैम्पू लिया तो राजू ने पूछा भौजाई कल नींद तो आई थी ना आपको, कहीं रात भर करवटें तो नहीं बदलनी पड़ी? मैं जोर से हंसी और धक बोलकर अंदर की तरफ चल दी। आज मैंने मन बना लिया था कि आज राजू से अपने सिलबट्टे पर चटनी पिसवा कर ही रहूंगी। राजू शैम्पू लेकर आया और मुझे आवाज लगाई, ले आ अंदर। वो स्नानघर में अंदर आ गया। मैंने कहा राजू कल रात ठीक से सो नहीं पाए, बदन अकड़ सा गया है, पीठ दुख रही है बहुत। वो तेल रखा है, करा लगा दे तो पीठ पर। राजू ने सीसी से तेल लिया और लगाने लगा। मैं 7वें आसमान पर उड़ने लगी। पराया स्पर्श अधिक रोमांचित कर रहा था मुझे। उसने धीरे धीरे अपनी दिशा बदलनी शुरू की। अब वो आजू बाजू सरकने लगा, अमृत कुंभ को बगल से दबाने लगा। गुफा से झरना सा बह निकला लेकिन डर के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मैंने सोचा अब बहुत हुआ नाटक। मैं झटके से उठकर खड़ी हो गई और कहा राजू मैं तेरी मालकिन हूँ और तू मेरा नौकर, चल अब मेरी सेवा कर अच्छी तरह से, जैसे कल रात सीमा की कर रहा था। और कहा हुए नागराज का फैन टटोलने लगी। राजू ने बेकाबू होते हुए हवा में झूलते दोनों अमृत कुंभ थाम लिए और मुंह से अमृतपान करने लगा। नीचे नागराज गुफा के द्वार पर ठोकरें मार रहा था। मैंने एक टांग उठाकर नके पर रख दी। राजू समझ गया उसे क्या करना है और उसने काले फनफनाते कोबरा को स्वर्गद्वार पर टिकाया और वो सरसराता हुआ अंदर चला गया। मैं सीतकार उठी। राजू ने झूलती बलखाती नागिन को अपने बलिष्ठ भुजाओं में संभाल लिया और पूरी ताकत से पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा। नागराज गुफा की दीवारों को चीरता रगड़ खाट हुआ, धमाचौकड़ी मचाने लगा। 10 मिनट बाद नागराज ने जहर उगल दिया। मेरे पैर बहुत दुख रहे थे, थक गई थी मैंने कहा राजू ऐसे नहीं, बाहर चल, और कमरे में आ गया। 5 मिनट में ही नाग का फैन फिर से फैल गया था। वो तैयार खड़ा था। मैंने बादशाह मटका राजू के हवाले कर दिया। राजू ने पीछे जाकर तबीयत से मटके में तूफान सा ला दिया था, लहरा लहरा के दे रहा था। मैंने आज तक ऐसा महसूस नहीं किया था। कुछ देर में फिर से पानी पानी हो गया।
मैं तो बेसुध सी हो गई थी। तब आंख लगी पता ही नहीं चला, और फिर जब तक पति वापस लौट कर नहीं आए तब तक राजू ने मेरी पुरजोर तरीके से सेवा की, तरह तरह से की। 2 दिन में पूरा गांव का गोदाम बना दिया उसने। फिर मेरे पति आ गए और हम लोग अपना जमीन का काम निपटा कर वापस शहर चले गए। लेकिन मैं राजू की पिसाएं आज तक नहीं भूल पाए और ना कभी भूलूंगी।